हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम यूपी टीजीटी हिस्ट्री का पेपर जो कि 2013 में 13 का है उसको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर शर्व। शर्व जो है कर किस पर लागू होता था? तो शर्व जो है वो सिंचाई से संबंधित है, तो जल आपूर्ति बनाए रखने पर। व्याख्या देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए अनेक बांधों एवं नहरों का निर्माण कराया, जिसमें रचवाह एवं उलूग खानी नहरें प्रमुख थीं, जो क्रमशः यमुना एवं सतलज से निकली गई थी। इसमें उपज का दशांश हर शर्व तथा सिंचाई कर के रूप में लिया जाता था, जिसमें प्रतिवर्ष 2 लाख टंके की आय होती थी, परंतु ये धनराशि सुल्तान विद्वानों के संप्रेषण पर खर्च करता था। तो यहाँ पर जानकारी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो यहाँ पर जो टैक्स आता था 2 लाख टंके, तो उसकी धनराशि सुल्तान कहाँ खर्च करता था? विद्वानों के संप्रेषण पर खर्च करता था, मतलब विद्वानों के कम्युनिकेशन पर खर्च करता था। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित स्तूप अभिलेख अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्धृत प्रतिमा उनके नाम के साथ है? तो यहाँ पर कंगनहल्ली जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कंगनहल्ली बिल्कुल सही है, साउथ में ये है। कंगनहल्ली स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक के पाषाण पर उद्धृत प्रतिमा उनके नाम के साथ प्राप्त हुई है। कंगनहल्ली कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में चित्तलपुर तालुका से सन्निधि स्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने विचार किया था कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता है? तो ये जलाउद्दीन खिलजी ने किया। जलाउद्दीन तुगलक है। तुगलक नहीं होगा, ये तो खिलजी होगा। तो ये गलत है। यहाँ पर प्रिंटिंग जो है यूपी के में तो बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए कि जलाउद्दीन खिलजी था, ना कि तुगलक। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसने उदार निरंकुशता के आदर्शों को रखा। उनका विचार था कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता है। आगे है, चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो है डी, यानी खजुराहो में। खजुराहो जो है मध्य प्रदेश में है। चतुष्पाद शिव प्रतिमा खजुराहो से प्राप्त होती है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह बुंदेलखंड का एक प्रमुख नगर था। चंदेल राजपूत शासकों ने इस नगर को विशाल तथा भव्य मंदिरों से सुसज्जित करवाया था। इसके द्वारा बनवाए गए मंदिर आज भी विद्यमान है। तो वहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ हैं, मूर्तियाँ बहुत अच्छी, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल सजीव रूप से बनी हुई हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन वो है, कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा महापरिनिर्वाण सूत्र। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। महापरिनिर्वाण सूत्र में ही जो है गौतम बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम, मतलब जो बुद्ध की अंतिम यात्रा थी वहाँ उसका उल्लेख जो है महापरिनिर्वाण सूत्र में किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। महापरिनिर्वाण सूत्र में महात्मा बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन किया। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की शरीर धातु के 8 दावेदारों के नाम का भी उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी कि महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की अंतिम यात्रा के साथ साथ उस पर जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके शरीर के लिए क्या है दावे किए गए उसका, और वो कितने थे? वो 8 दावेदार थे। उसका भी यहाँ पर महापरिनिर्वाण में ही जानकारी मिलती है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? तो चतुराई पूर्ण निष्क्रियता का जो आंसर हो जाएगा वो है जॉन लॉरेंस है। जॉन लॉरेंस जो है 1864 से 1868 तक भारत का वायसराय रहा। इसे भारत का रक्षक भी कहा जाता है। और 1866 ईस्वी में लॉरेंस ने अफगानिस्तान में रूस की बढ़ती हुई सेना का विरोध नहीं किया। इसे ही कुशल
आक्रमणता की नीति कहा जाता है। तो आंसर हमारा जॉन लॉरेंस है यहाँ पर। अगला है गंगा अवतार का दृश्य कहाँ चित्रित है। तो गंगा अवतार का हो जाएगा हमारा ममल्लपुरम। ममल्लपुरम जो है तमिलनाडु के मद्रास से 40 मील की दूरी पर समुद्र तट पर यह नगर स्थित है। सुदूर दक्षिण के में शासन करने वाले पल्लव राजाओं के काल में यहाँ मंडप और एकाश मंदिरों, जिन्हें रथ कहा जाता है, का निर्माण हुआ। महाबलीपुरम के रथ जो हैं कठोर चट्टानों के काट कर बनाए गए तथा मूर्ति कला के सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किए गए। इन्हें सत्य पगोड़ा भी कहा जाता है। ये महाभारत के दृश्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन पर दुर्गा, इंद्र, शिव, पार्वती, गंगा अवतार, अर्धनारीश्वर, हरिहर, ब्रह्मा, स्कंद, बृहस्पति आदि का अंकन कालांतर ढंग से किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया था। तो महावीर भाषा की जो भाषा थी वो है अर्धमगधी थी। अर्धमगधी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत के तृतीय युद्ध मतलब जो मराठों और अब्दाली के बीच में हुआ था। मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक था। तो इब्राहिम खान गर्दी यहाँ पर था। इब्राहिम खान गर्दी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 14 जनवरी 1761 में दिल्ली के निकट पानीपत के मैदान में अहमद शाह अब्दाली और मराठों में घमासान युद्ध हुआ। इब्राहिम गर्दी तोप खाने का नेतृत्व कर रहा था। इस युद्ध में मराठी बुरी तरह पराजित हुए। इब्राहिम गर्दी भी मारा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना जो है बम्बई में हुई थी। स्वामी विवेकानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना बम्बई में की। प्रारंभ में केवल 3 सिद्धांत ही रखा था। आर्य समाज केवल वेदों को ही अंतिम स्वतंत्र शब्द स्वीकार करेगा। समाज का प्रत्येक सदस्य अपने आय का 1/10 भाग आर्य समाज के संस्थानों को दान करेगा। आर्य समाज के विद्यालयों में छात्र और छात्राओं को वेदों के आधार पर शिक्षा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध किसने जिहाद का नारा दिया था। तो मौलानी अहमद उल्ला थे। मौलवी अहमद उल्ला, ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मौलवी अहमद उल्ला मूलतः कहाँ के थे, तमिलनाडु के अरकाट में रहने वाले थे, जो बाद में फैजाबाद में आकर बस गए और यहाँ से उन्होंने विद्रोहियों की कमान संभाली। उन्होंने धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा, जिहाद का नारा, सारे लोग अंग्रेज काफिरों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें बाहर खदेड़ दो। अंग्रेजों ने इन पर 50,000 रुपये का इनाम रखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो यहाँ पर भारत के गवर्नर जनरल, तो भारत का गवर्नर जनरल जो था वो बेंटिक था। बेंटिक, तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी 1861 का जो था ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा जारी किए गए 1858 के अधिनियम में भारतीयों को थोड़ी राहत अवश्य मिली थी, लेकिन उन्हें भारत के प्रशासन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। इंग्लैंड स्थित गृह सरकार को काफ़ी परेशानी अनुभव होने लगी। अंततः क्रमिक सुधार करते हुए उन्होंने पुनः 1858 में आया था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुए। कंपनी का ही शासन उसमें समाप्त किया गया था। तो इस वजह से क्या है, सुधार करने के लिए जो क्रमिक सुधार करने के लिए उन्होंने क्या किया, 1861 का जो है एक फिर से अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया और इसी अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की जो है पावर दी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस गुप्त और वाकाटक रानी का नाम बताइए जो अनुदान के रूप में भूमि में मिलता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्त, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह जो है वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। 30 वर्ष की अल्प आयु में रुद्रसेन
सेकंड की मृत्यु होने तक उसने वाकाटक राज्य का संचालन किया। प्रभावती अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी तथा भगवान विष्णु की उनकी गहरी आस्था थी। पूना के रिद्धपुर से उनके दान पत्र प्राप्त होते हैं जिससे उनके द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। अगला देखते हैं जवाबित। जवाबित क्या था? तो राज्य कानून था। जवाबित एक राज्य कानून था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जीव शक्ति है, इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया था? तो रामकृष्ण परमहंस ने किया था। जीव शक्ति है। जिल अल्लाह जो राजाधिकार संबंधी अवधारणा है किससे संबंधित है? तो बलबन से संबंधित है। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान के पद, अधिकार एवं राजत्व के संबंध में अपने विचार प्रकट किए थे। बलबन के राजत्व सिद्धांत की सर्वप्रथम विशेषता यह थी कि वह राजत्व को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व, नियाब ए खुदाई, मतलब जो सम्राट होता था वो ईश्वर द्वारा ईश्वर का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है, ऐसा मानते थे। तो यहाँ पर क्या है, खान मान मर्यादा की दृष्टि से उसे पैगंबरों के बाद स्वीकार किया गया। तो ऐसा मानने वाले कौन है? बलबन है। वह सुल्तान को ईश्वर का प्रतिबिंब, जिल्ले अल्लाह तथा उसके हृदय का देवी प्रेरणा और क्रांति का भंडार मानता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? तो सुभाष चंद्र बोस के बाद उन्होंने तो त्याग पत्र दे दिया था। तो यहाँ पर जो है राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 52 अधिवेशन जो है मार्च जो है 39 त्रिपुरी में हुआ था, जो कि जबलपुर में है। कांग्रेस के इतिहास में पहली बार अध्यक्ष पद के लिए क्या है कि गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को और सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ खड़ा किया था। इसमें क्या सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, लेकिन फिर वो अपना इस्तीफा दे देते हैं और फिर उसके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही अध्यक्ष बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताएं जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास पट्टे पर लिया था। तो फ्रांसिस डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। फ्रांसिस डी 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया और वहीं पर किलाबंदी जो है का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही जो है आगे चलकर फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजों का मुख्यालय बना। अगला है 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? तो राय माधव प्रसाद ने किया था। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में शिव दयाल खत्री यानी तुलसी राम ने आगरा में की थी। शिव दयाल साहब जो है आगरा के एक बैंकर थे। उन्हें स्वामी जी के नाम से जाना जाता है। इस संप्रदाय के अनुयायी ईश्वर की सर्वोच्चता तथा पवित्रता, सामाजिक जीवन जीने में विश्वास करते थे। अगला है तुर्कान ए चहलगानी का उल्लेख सबसे पहले किसने किया था, मतलब कौन सी बुक में मिलता है? तो फुतूल उल सलातीन का नाम हमें उसमें तुर्कान ए चहलगानी का नाम फुतूह उल सलातीन में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है? तो प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है, पूछा है नहीं है। तो कौन सा नहीं है यहाँ पर? तो हमारा आंसर हो जाएगा भगवत को शामिल नहीं किया गया है। भगवत गीता नहीं, भगवत ही यहाँ पर है, भगवत को शामिल नहीं किया गया है। शंख लिपि के लेख निम्नलिखित स्थल के स्तूप अवशेष से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर भरहूत हो जाएगा। शंख लिपि के लेख जो हैं भरहूत अवशेष से प्राप्त हुए। मध्य प्रदेश के सतना जिले में भरहूत स्थित है। यहाँ मौर्य सम्राट अशोक ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। यह ईंटों का बना है। शुंग काल में इसका विस्तार किया गया था। शुंग काल में इसके चारों ओर पाषाण की वेष्टनी निर्मित कर दी गई। यहीं से शंख लिपि के लेप जो हैं प्राप्त हुए थे।
निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पेडू के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो है अरिका मोडू। अरिका मोडू जो है वो पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी में बंदरगाहों की सूची में सम्मिलित है। व्याख्या देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी के 3 किलोमीटर दक्षिण में जिजी नदी तट पर स्थित है। अरिका मेडू दक्षिण भारत का एक पुरास्थल है। यहाँ से फ्रांसीसी विद्वान जे ड्रूब्रिल ने 1937 में रोमन उत्पत्ति के मनके तथा बर्तन प्राप्त किए हैं। एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा रचित पुस्तक है जो है पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी, जिसमें विभिन्न बंदरगाहों की सूची मिलती है, जिसमें अरिका मेडू को पेडुके कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने धर्म महाराजा की उपाधि धारण की जिसका औचित्य उसके अवशेष? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रवरसेन जो है, क्योंकि यहाँ पे धर्म महाराजा की उपाधि अश्वमेध सहित अनेक वैदिक यज्ञों को संपादित करने का उन्होंने कार्य किया था, तो प्रवरसेन हो जाएगा। विंध्य शक्ति के बाद जो है वाकाटक वंश का शासक प्रवरसेन प्रथम हुए और वाकाटक वंश का यह अकेला एक शासक था जिसने सम्राट की उपाधि ग्रहण की थी। प्रवरसेन फर्स्ट एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 वाजपेयी यज्ञ के अतिरिक्त अनेक वैदिक यज्ञों का भी अनुष्ठान किया। उसने धर्म महाराजा की उपाधि ग्रहण की थी। अगला क्वेश्चन है, किसके विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था? तो शाहजहां ने करतारपुर का जो युद्ध है वो लड़ा था गुरु हरगोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद सिंह यहाँ पर सही हो जाएगा। करतारपुर का युद्ध लड़ा था। गुरु हरगोविंद सिंह का तीसरा झगड़ा जो है मुगलों के इस कारण हुआ कि वगीचंद नामक एक विख्यात डकैत ने, जो गुरु का शिष्य था, शाही घुड़साल से 2 बहुत अच्छे घोड़े चुराकर गुरु को भेंट कर दिए और गुरु ने उन्हें स्वीकार कर लिया। एक शक्तिशाली मुगल सेना गुरु के विरुद्ध भेजी गई, परंतु गुरु ने उसे परास्त किया और बड़ी सेना को गुरु ने करतारपुर नामक स्थान पर परास्त किया। अगला क्वेश्चन है, भागीयल की मुद्राएं निम्नलिखित को प्राप्त हुई हैं। तो भागीयल की मुद्राएं जो है नर्मदा घाटी में प्राप्त हुई हैं। नर्मदा घाटी, भागीयल। तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ है? मतलब कहाँ पर हुई थी? तो आंसर मदुरई हो जाएगा। प्रायः यह स्वीकार किया जाता है कि पांड्य राजाओं की राजधानी मदुरई में एक संगम आयोजित किया गया था। यह तीसरा संगम था। इसमें संकलित कविताएं आज भी उपलब्ध हैं, जिसकी संख्या जो है 493 थी तथा इसमें 449 जो है कवियों की रचनाओं का प्रकाशन की अनुमति प्रदान की गई थी। यह संगम जिसे 49 पांड्य राजाओं का संरक्षण मिला और 1850 वर्ष मतलब 1850 वर्षों तक चलता रहा। इसकी अध्यक्षता जो है नक्कीर ने की थी, मतलब तीसरी वाली की नक्कीर ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस काल के मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना जो है की आकृतियां मिलती है? तो गुप्त हो जाएंगी। गुप्ता यहाँ पर सही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के समीप एक तिगवा नामक स्थान पर विष्णु मंदिर मिलता है, जिसके गर्भगृह में व्यास लगभग 8 फुट है, जिसके सामने 4 स्तंभों पर टिका हुआ लगभग 7 फुट का एक छोटा मंडप बना है। स्तंभों के ऊपर कलश तथा कलशों के ऊपर सिंह की मूर्तियां बनाई गई हैं। प्रवेश द्वार के पार्श्वों पर गंगा तथा यमुना की आकृतियां उनके वाहनों के साथ उत्कीर्ण मिलती हैं। जाति मीमांसा के लेखक कौन है? जाति मीमांसा के श्री नारायण गुरु हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अशोक श्री कौन शिलालेख जो है धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहता है? तो धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहने वाला जो उनका शिलालेख है वो है 12वां शिलालेख। अब इसमें क्या है? देवनाग प्रिय राजा के सत संप्रदाय वाले का, चाहे वे त्यागी हो या गृहस्थ, सबका विविध दान तथा पूजा से सत्कार करता है, परंतु देवताओं का प्रिय इस दान और पूजा को इतना अच्छा नहीं समझता जितना इस बात को है कि सब धार्मिक संप्रदायों वालों
से सार तत्व बढ़े। रुद्रमा देवी किस वंश की रानी थी? तो रुद्रमा देवी जो है वारंगल के कातकीय वंश की थी। रुद्रमा देवी वारंगल के कातकीय वंशज जो हैं शासक गणपति की पुत्री थी। उन्होंने जो है 1259 में से लेके 1295 तक क्या है शासन किया। उसे कदाचित अपने पिता के जीवन काल में ही शासन नियुक्त कर दिया गया था। मार्क पोलो जो है नामक विद्वान माली ने उसके शासन काल के मध्य जो है 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में उनके राज्य का भ्रमण किया। उसके शासन प्रणाली में वह अत्यधिक प्रभावित हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चोल वंश का राजस्व अधिकारी था? तो राजस्व अधिकारी पूछा है, वो भी चोल वंश का, तो हमारा आंसर हो जाएगा वीरपट पोता गक्का। वीरपट पोता गक्का। यहाँ पर व्याख्या देखते हैं, चोल प्रशासन में सबसे ऊपर के उच्च अधिकारी को पेरुंदरम तथा नीचे के अधिकारियों को शिरुंदरम, मतलब ऊपर होगा पेरुंदरम और नीचे शिरुंदरम कहा जाता है। राजा के आदेशों को ओले नामक अधिकारी तैयार करता था तथा उनकी जांच ओले नायगम नामक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच की जाती थी। महासभा के सदस्यों को पेरू मक्कलम तथा राजस्व अधिकारी को वरित पोत गक कड़क कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संतों में से किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा चैतन्य। चैतन्य को विष्णु का अवतार मानते हैं। चैतन्य भक्ति आंदोलन के सबसे बड़े संत थे। उनका जन्म जो है बंगाल के नादिया में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने देश के कोनों तक भ्रमण किया और 25 वर्ष की आयु में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार कर दिया। वे शास्त्रों के बड़े विद्वान थे। उन्हें जातीय बंधन और अस्पृश्यता का घोर विरोध माना। उनके अनुयायियों ने कृष्ण या विष्णु का अवतार मानते हैं। बेसिन की संधि 1802 में किसके बीच हुई थी? तो बेसिन की संधि जो है अंग्रेजों और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच हुई थी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कब हुई थी? 31 दिसंबर 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बेसिन की संधि हुई थी। इसकी जो शर्तें हैं वो इस प्रकार हैं। पेशवा ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। पेशवा ने सूरत नगर कंपनी को दे दिया। पेशवा जो है निजाम से चौथ का अधिकार छोड़ देंगे। पेशवा किसी भी अंग्रेज शत्रुओं को किसी भी तरह से संरक्षण नहीं देगा। पेशवा अपनी विदेश नीति का नियंत्रण अंग्रेजों के हाथों में सौंप देगा। तो ये थी कौन सा? बेसिन की संधि। अगला है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किया गया था। तो किसने किया था? इब्न बतूता ने किया था। इसी के समय जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही आते हैं और इन्होंने ही जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन को क्या कहा था? हिंद और सिंध का क्षेत्र कहा था। अगला क्वेश्चन, मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान की गई थी? मिर्जा राजा जय सिंह था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। बहादुर शाह फर्स्ट ने, ठीक है, बहादुर शाह पहला, बहादुर शाह जफर की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। जो अंतिम मुगल शासक था यहाँ पर बहादुर शाह फर्स्ट, जो कि औरंगजेब के बाद यहाँ पर जो है मुगल शासक बनता है। उन्होंने ही अगला मुगल शासक जहांदार शाह बना। उसने जो है मतलब बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह बना। जहांदार शाह ने ही सवाई जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया और मिर्जा की उपाधि जो है प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, किस मूर्ति कला में सबसे पहले रामायण से दृश्य प्रकट हुए हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नचना कुठारा से जो है रामायण के दृश्य प्रकट हुए हैं। आगे देखते हैं, कौन सा दिल्ली सुल्तान हिंदू योगियों और मुस्लिम फकीरों के साथ बातें की हैं? तो यहाँ पर सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक
मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने बहुसंख्यक हिंदू प्रजा के साथ सहिष्णुता का व्यवहार किया। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना आरंभ किया तथा हिंदू योगियों तथा मुस्लिम फकीरों के साथ बातचीत करता था। हिंदुओं के त्योहार होली में भाग लेने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। चोल सम्राटों के अधीन कुर्रम क्या था? कुर्रम एक कुछ ग्रामों का क्या था? समूह था जिसको कुर्रम कहा जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। ये चोलों के समय का था। प्रशासन की सुविधा के लिए विशाल चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम का विभाजन कोट्टम में तथा वलनाडु, कोट्टम या वलनाडु, इनका विभाजन कई जिलों में बांटा गया। जिलों को क्या कहा गया? लाडू। और इनके अंतर्गत अनेक ग्राम जो है संघ थे जिन्हें कुर्रम कहा जाता है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा थी जिसको कुर्रम कहा गया। तो ग्राम यहाँ पर जो है ग्राम संघ थे, ग्राम संघ को ही क्या कहा गया? कुर्रम कहा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की थी? तो यहाँ पर रणथंबोर, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा रणथंबोर। रणथंबोर राजपूतों का सुदृढ़ गढ़ था। यद्यपि कुतुबुद्दीन ऐबक व इल्तुतमिश ने इसे जीता था लेकिन राजपूतों ने अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर ली थी। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय चौहान वंशी राजा हमीर देव का शासन अलाउद्दीन ने 1301 में रणथंबोर के किले पर अपना अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो यहाँ पर जो नहीं थे वो थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी नहीं थे, बाकी सारे यहाँ पर उपस्थित थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। इसका प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इस अधिवेशन में दादा भाई नारोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, दिन शाह वाचा और फिरोज शाह मेहता, जस्टिस रानाडे, वी राघवाचारी, टी के तेलंग जैसे लोग उपस्थित थे। इस अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। अगला क्वेश्चन। किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? तो तरगी ने हराया था अलाउद्दीन खिलजी को। मंगोलों का चौथा आक्रमण जो है 1303 में होता है तरगी के नेतृत्व में। इस समय अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ अभियान से वापस लौटा था। उसकी सेना अपर्याप्त और दुर्बल स्थिति में थी। मंगोल नेता तरगी ने अपनी सेना के साथ दुर्ग गति से दिल्ली पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी की इस स्थिति में नहीं था, मतलब वहाँ पर उपस्थित नहीं था। उसने सीरी के किले में अपनी सुरक्षा का प्रबंध किया। 2 माह के घेरे के बाद जो है मंगोल वापस चले गए। अगला, सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है, जो हमारा आंसर हो जाएगा जबलोपनिषद में मिलता है। हिंदू सामाजिक संगठनों की महत्वपूर्ण विशेषता आश्रमों की है। आश्रम जो है, आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से हुई है जिसका अर्थ है परिश्रम या प्रयास करना। हिंदू व्यवस्थाकारों ने हिंदू धर्म में 4 आश्रमों की व्यवस्था की है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और इन सभी का जो वर्णन है वो जबलोप उपनिषद में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया मुगल बादशाह था? तो मोहम्मद शाह था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह, जिसकी उपाधि रंगीला थी, को नादिर शाह ने बंदी बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य था? तो आंदोलन का लक्ष्य यहाँ पर था भारत के लिए स्वशासन आरंभ करना। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत में होम रूल लीग की स्थापना का विचार सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने दिया था। चूंकि वे एक आयरिश महिला थी और वे आयरलैंड के होम रूल लीग की सफलता से परिचित हो चुकी थी। सितंबर 1916 में मद्रास में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना था। अगला है। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष स्वीकार की थी? तो ये किया था उसने 64 में।
64 में बक्सर युद्ध हुआ था और फिर 65 में क्या है, एक संधि हुई थी जिसके तहत जो है बंगाल की दीवानी जो है प्राप्त की थी। वो संधि थी इलाहाबाद की प्रथम संधि, जिसके तहत उन्होंने अंग्रेजों को क्या है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी सौंप दी गई थी। वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया था? वली और अमीर का पद जो है वो मोहम्मद तुगलक ने अलग किया था, वली और अमीर। अगला है अहमद शाह ने 1748 में सफदर जंग को किस पद पर नियुक्त किया था? तो आंसर हो जाएगा साम्राज्य का वजीर, साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया था। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद मुगल वंश का शासक अहमद शाह हुआ। इसी के समय में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। अहमद शाह का अपना वजीर सूबेदार सफदर जंग को नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र जो है भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं था? तो हुगली नहीं था, हुगली आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखते हैं, भारत में डचों द्वारा स्थापित फैक्ट्री मूसलीपट्टनम 1605 में, पुलिकट 1610, सूरत 1616, बिमलीपट्टनम 1641, करिकाल 1645, चिनसुरा 1653, कोचीन जो है 1663 और कासिम बाजार बालासोर 1668 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1888 में हुए प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो टी माधव राव ने की थी, टी माधव राव यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत के विद्वानों की सहायता से दारा शिकोह द्वारा तैयार किए उपनिषदों के फारसी अनुवाद की प्रस्तुत है? सिर्रे अकबर यहाँ पर सही हो जाएगा, सिर्रे अकबर। दारा शिकोह के काशी के कई पंडितों के सहयोग से 52 उपनिषदों का अनुवाद, मतलब ये क्या है, बनारस गए और संस्कृत सीखने के लिए सबसे पहले उन्होंने पंडितों का सहारा लिया और वहाँ उन्होंने उपनिषदों का अनुवाद भी करा, और जिसको सिर्रे अकबर या सिर अल असरार नाम से भी जाना जाता है। मतलब इन्होंने पहले संस्कृत सीखा, चूँकि उनको फारसी आती थी, तो संस्कृत सीख के फिर जो उन्होंने उपनिषद पढ़े वो फारसी में उनमें अनुवाद कर दिया। अगला देखते हैं, अकबर के फरजंग की उपाधि किसे दी थी? तो फरजंग की उपाधि राजा मान सिंह को दी थी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी का दृश्य अंकित है? तो आंसर हो जाएगा गुफा नंबर 16। गुफा नंबर 16 में ही इसका जो है, मतलब एक बिल्कुल मरणासन अवस्था में राजकुमारी का दृश्य का अंकन है। व्याख्या देखते हैं, अजंता में पहले 29 गुफाओं में चित्र बनाए थे, परंतु अब जो है 6 गुफाएं, जो कि 1 से 2, 9 से 10 और 16 से 17 के बीच में ही क्या है अवशिष्ट है। अजंता की 16वीं गुफा के चित्रों में मरणासन राजकुमारी का चित्र सर्वाधिक सुंदर और आकर्षक है। वह है पति विरह में मरती हुई राजकुमारी का चित्र है। उसके चारों परिवार जो है जन शोकाकुल अवस्था में खड़े हैं, एक सेविका उसका सहारा दे रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस ने मुसलमानों के पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया था? लखनऊ समझौता में स्वीकार कर लिया था। व्याख्या देख लेते हैं, दिसंबर 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों का लखनऊ में आयोजन हुआ। यहीं पर कांग्रेस तथा लीग में समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से जाना जाता है। लखनऊ समझौते में ही कांग्रेस ने औपचारिक रूप से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग स्वीकृत दे दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसका? नसरुद्दीन महमूद का। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन का है, जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने 1631 में करवाया था। इसके स्तंभों की शैली हिंदू है तथा मेहराबों का प्रयोग है, जो मुस्लिम शैली का एक अंग है। बखर एक इतिहास रचना का वर्णनात्मक साधन है, बखर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दारा शिकोह को मुल्हिद किसने कहा था? तो मुल्हिद जो है औरंगजेब ने कहा था, औरंगजेब मुल्हिद। अगला है, दक्षिण भारत में स्थित निम्नलिखित स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन
हुआ है कहाँ पर दशरथ जातक का, तो आंसर हो जाएगा नागार्जुन कोंडा। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके प्रयासों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन किया था, तो आंसर मुट्टू लक्ष्मी रेड्डी। मुट्टू लक्ष्मी रेड्डी है यहाँ पर सही आंसर। चालुक्य और होयसाल वंश के मंदिर किस शैली में बने हैं, तो चालुक्य और होयसाल मंदिर जो है वो बेसर शैली में बने हैं। बेसर शैली यहाँ पर सही हो जाएगा। अब बेसर शैली क्या है, तो उत्तर में देखें तो नागर है, फिर उसके नीचे जो है वो बेसर है, और दक्षिण में क्या है, द्रविड़ है। तो ये वाला जो है वो चालुक्य और होयसाल जो है वो बीच में आते हैं, इसलिए यहाँ पर जो मंदिर बने हैं वो बेसर शैली के हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ आमुक्तमाल्याद की रचना की थी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तेलुगु में की थी। कृष्णदेव राय एक प्रसिद्ध विद्वान, विद्या प्रेमी व विद्वानों का संरक्षक था। उसने तेलुगु भोज, आंध्र भोज व कृष्ण राव महाकाव्य यानी आंध्र भोज कहा जाता है। उसका काल जो है तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान, उन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, निवास करते थे। उसने स्वयं तेलुगु भाषा में आमुक्तमाल्याद की रचना की थी, तो ये कृष्णदेव राय ने ही आमुक्तमाल्याद की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छाया चित्र उसने बनाया था। विशनदास ने बनाया था। विशनदास मतलब जहांगीर के समय का प्रमुख चित्रकार था। वह मानव अथा रूप या छवि चित्र यानी पोर्ट्रेट, इंग्लिश में उसको पोर्ट्रेट बोलते हैं, का सर्वप्रथम चित्रकार था। जहांगीर ने उसे अपना दूत जो है खान आलम के साथ जो है फारस के शाह अब्बास के दरबार में चित्र बनाकर लाने के लिए भेजा था। उसने शाह तथा अमीरों व परिजनों के अनेक जो है छवि चित्र बनाए थे। छवि चित्र यहाँ पे जो पोर्ट्रेट बनता है, मान लीजिए ये एक पेपर है, तो यहाँ पर जो है सिर्फ फेस का ही चित्र बनेगा। आगे बस यहीं तक क्वेश्चन है। आई होप आपको ये वाला जो पेपर है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।